हेलो दोस्तों, मैं पंकज चौधरी वीटी नशा में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में एच आयन के रेगुलेशन को, जो कि ब्लड में कितना कंसंट्रेशन में रेगुलेट होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि रेगुलेशन ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड, इस में बात करने वाले इस वीडियो में। रेगुलेशन एच आयन इन ब्लड कैसे, कितनी फॉर्म में होती है? 4 फॉर्म में ये होती है। कितनी फॉर्म में होती है? 4 फॉर्म में होती है। 4 फॉर्म कौन कौन सी? पहली होती है बफर, दूसरी होती है लंग्स, तीसरी होती है किडनी एंड फोर्थ होती है पोटेशियम। यानी कि इनके द्वारा हमारे ब्लड में एच आयन का कंसंट्रेशन रेगुलेट होता है। किनके द्वारा? बफर सिस्टम के द्वारा, लंग्स के द्वारा, किडनी के द्वारा एंड पोटेशियम के द्वारा। जैसे बात करते हैं अपन सबसे पहले बफर सिस्टम की। बफर सिस्टम की बात करते हैं। बफर सिस्टम में क्या होता है कि बफर सिस्टम हमेशा हम बात करते हैं कि सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग सिस्टम होता है एक पीएच यानी कि एच आयन के कंसंट्रेशन को एक एवरेज या रेशियो में रखने के लिए, एवरेज रेशियो में रखने के लिए सबसे फास्टेस्ट होता है और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर के रूप में यहाँ पे काम करता है। बफर सिस्टम क्या करता है? एच आयन को रिलीज कर सकता है और एच आयन को एक्सेप्ट या एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले बफर सिस्टम में भी यहाँ पे 4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली बफर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बफर सिस्टम के रूप में काम करता है एच आयन को कंसंट्रेशन, ब्लड में कंसंट्रेशन नॉर्मल रखने के लिए। वो कैसे करता है? ये एक क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू क्या करता है? क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस होती है, क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से ये एच आयन को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है कि क्लोराइड हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। अब जैसे बात करते हैं क्लोराइड शिफ्ट की। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है? आरबीसी में क्लोराइड शिफ्ट यानी कि प्रोसेस होती है। तो जैसे आरबीसी में क्लोराइड जाएगा, जैसे ही आरबीसी में क्लोराइड इन होगा तो क्या होगा? HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट क्या होगा? आउट होगा। हमने क्या बात करी? क्लोराइड शिफ्ट होगा। यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस से हीमोग्लोबिन में एच आयन का कंसंट्रेशन होता है। जैसे ही क्लोराइड क्या करेगा? आरबीसी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? HCO3 आउट होगा। और हम जैसे बात करें आरबीसी से क्लोराइड आउट होगा तो HCO3 इन होगा। यानी कि हमने क्या बात करी? क्लोराइड शिफ्ट हो गया पूरा, कि जैसे ही आरबीसी में क्लोराइड अंदर जाएगा और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट बाहर आ जाएगा, और जैसे ही आरबीसी में क्लोराइड आउट होगा यानी आरबीसी के अंदर से बाहर आएगा और बाहर से HCO3 आरबीसी के अंदर चला जाएगा। यानी कि ये हीमोग्लोबिन एक बफर सिस्टम के रूप में काम करता है। नेक्स्ट बफर सिस्टम की बात करते हैं अपन, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? नेक्स्ट बफर है अपना बी नंबर का, बफर में ही चल रहा है अपन, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन किसके साथ एक्ट करता है? ये हमेशा लीवर में फंक्शन करता है। कहाँ में फंक्शन करता है? लीवर में फंक्शन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, लीवर में फंक्शन करता है, पर जैसी प्लाज्मा प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है उसी पे एच आयन के नंबर्स डिपेंड करते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन डिपेंड और वेरी नंबर ऑफ एच आयन। ठीक है,
एच आयन के नंबर वेरी करेंगे उसकी स्ट्रक्चर यानी प्लाज्मा प्रोटीन की स्ट्रक्चर पे। और एक इसी में ये कैसे डिपेंड करता है कि ये बफर सिस्टम का काम करता है, ये डिपेंड तो इस पे कर रहा है पर काम कैसे करता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है, कैसी एबिलिटी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन में एबिलिटी होती है क्या करने की, एबिलिटी होती है इसमें किसी भी एच आयन को अट्रैक्ट करने की और किसी भी एच आयन को रिलीज करने की, अट्रैक्ट एंड रिलीज ऑफ एच आयन। आप देखते जाइए इंपॉर्टेंट चीजें बातें कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं बस इन्हीं लाइनों में से कि प्लाज्मा बात करें यहाँ पे बफर सिस्टम, तो बफर सिस्टम एक एसिड बेस बैलेंस को समझने के लिए जरूरी है कि बफर सिस्टम कैसे या काम करता है, या लंग्स कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, या पोटेशियम कैसे काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं पर एसिड बेस बैलेंस के जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कोसिस वहां से क्वेश्चन बनते हैं। पर उन चीजों को समझने के लिए हमें ये रेगुलेशन एच आयन का समझना जरूरी है कि ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन रहती है, कौन करता है, कैसे करता है, वही चीजें बाद में वहां पे देखने को मिलेंगी। अगर ये यहाँ पे समझ लेते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह जो भी हमने एचबी पढ़ा, अभी एचबी क्लोराइड शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, प्लाज्मा प्रोटीन काम करता है, उसकी एबिलिटी होती है, उसमें क्या एबिलिटी होती है कि वो किसी भी एच आयन को अट्रैक्ट कर सकता है और रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पे बफर सिस्टम में थर्ड एस कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 और H2HCO3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? HCO3 यानी बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं। ये भी एक बफर सिस्टम में मेन रोल निभाते हैं। मेन रोल इसलिए निभाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन यही बनता है, ध्यान देना, कि प्राइमरी बफर सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है सबसे प्राइमरी बफर सिस्टम कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 एंड HCO3 दैट इज द प्राइमरी बफर सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि प्राइमरी बफर सिस्टम कौन सा होता है। और ये मेंटेन करते हैं पीएच को 7.4 के रूप में, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। कैसे करके रखते हैं? जैसे मैं बात करूं कि H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड का एक अणु अनुपात होता है किसके? HCO3 के, यानी कि 20 अनुपात में। कितने अनुपात में? 20 अनुपात में। तो कैसे बात करते हैं? जैसे एक अणु H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का और 20 अणु किसके बराबर होते हैं? H2CO3 और HCO3 के अनुपात में होते हैं। जैसे ही मैं बात करूं कि कार्बोनिक एसिड का एक अणु बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट के 20 अणु बढ़ने जरूरी हैं। कितने अणु बढ़ने जरूरी हैं? जैसे 24 इसका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? HCO3 होता है, यानी बाइकार्बोनेट होता है। हमने पढ़ा था 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर। तो यहाँ पे ये कितना अनुपात में रहेगा? 1.2 मिली इक्विवेलेंट H2CO3 रहेगा। जैसे ही 1.2 मिली इक्विवेलेंट और HCO3 बढ़ेगा, H2CO3 बढ़ेगा, यानी कि कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा 1.2, वैसे ही 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर HCO3 भी बढ़ेगा पीएच को मेंटेन करने के लिए, यानी कि दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, H2CO3 HCO3 को न्यूट्रलाइज कर सकता है और HCO3 H2CO3 को न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ चीज जानते हैं बफर सिस्टम में क्या है। फोर्थ चीज क्या है? प्राइमरी बफर सिस्टम कौन सा है? कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, दैट इज द प्राइमरी बफर सिस्टम। नेक्स्ट हमने एक्स्ट्रा सेलुलर वाले पढ़े थे, अब पढ़ेंगे बफर सिस्टम में ही इंट्रा सेलुलर वाले। कौन से? इंट्रा सेलुलर, जो कि फोर्थ है फॉस्फेट। कौन सा? फॉस्फेट बफर, दैट इज द इंट्रा सेलुलर। कौन सा है? इंट्रा सेलुलर है। इंट्रा सेलुलर होने के साथ में ये कहाँ कहाँ काम करता है? सेल में करता है इंट्रा सेलुलर, बॉडी फ्लूइड्स के साथ काम करता है, प्लस ये कहाँ और कहाँ काम करता है? स्पेशली कहाँ काम करता है? स्पेशली एक्टिव रहता है। कहाँ रहता है? किडनी में रहता है। किडनी में स्पेशली एक्टिव रहता है। और हम बात करें फॉस्फेट बफर की, तो फॉस्फेट बफर कैसे काम करता है? हमेशा फॉस्फेट बफर एक ही चीज पे काम करता है, एक ही
नियम पे काम करता है, रूल। इसका रूल होता है कि फॉस्फेट एज ए, ध्यान रखना, फॉस्फेट कैसे काम करता है, फॉस्फेट एज कैसे, HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट की तरह काम करता है। अभी हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है और कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी प्रकार कहीं भी अगर कार्बोनिक एसिड ज्यादा हो गया तो फॉस्फेट उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि फॉस्फेट काम करता है HCO3 की तरह काम करता है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि H2CO3 को न्यूट्रलाइज HCO3 कर सकता है, तो इसी प्रकार फॉस्फेट HCO3 की तरह काम करता है। तो जैसे H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, उसी प्रकार बढ़ते ही फॉस्फेट वहां पे आएगा और फॉस्फेट क्या करेगा, H2CO3 के न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी इस बढ़े हुए को कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या रहेगा, ये बफर सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लंग्स की बात करते हैं। ये रेगुलेशन 4 प्रकार से हो रहा था, लंग्स की बात करते हैं। लंग्स में क्या करता है, ये कैसे काम करता है? जैसे हम एसिडोसिस देखेंगे लंग्स में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखेंगे। एसिडोसिस जैसे ही देखेंगे हमें एसिडोसिस में क्या देखने को मिलता है? हमेशा हमने बात करी थी अभी, एसिड कैसा होता है, यानी कि 7 से नीचे, यानी कि पीएच कम होती जाएगी। पीएच कम हो गई, प्लस में एसिडोसिस हो गया तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी? हमेशा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी। जब भी एसिडोसिस होगा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट प्लस डेप्थ इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि इसको CO2 को एक्सहेल करना है, क्योंकि पीएच डिक्रीज एसिडोसिस में CO2 ज्यादा हो जाती है, CO2 को एक्सहेल करना है। एक्सहेल कैसे करना है अभी बताते हैं। सबसे मेन चीज तो यही होगी कि रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इंक्रीज हो गई। यहाँ पे लंग्स का काम शुरू हो गया जी, इसको अब न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे कर देगा? सबसे पहला काम तो CO2 को एक्सहेल करेगा। ज्यादा सांस लोगे CO2 ज्यादा बाहर निकलेगी। जैसे ही बाहर निकलेगी, हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर पीएच डिक्रीज हुई तो एच आयन क्या हुए? इंक्रीज हुए ना एच आयन जैसे ही इंक्रीज हुए तो HCO3 क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा यहाँ पे, प्लस क्या हो गया, HCO3 यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए आया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, HCO3 H प्लस दोनों साथ मिलके H2CO3 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? H2CO3। और हमने क्या पढ़ा था कि H2CO3 लंग्स में रहता है, तो लंग्स क्या करता है, उसको H2CO3 को H2O प्लस CO2 में डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है। और जैसे ही हमने क्या बोला, रेट और डेप्थ इंक्रीज हुई रेस्पिरेटरी, CO2 जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएगी और H2O एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी के द्वारा। और हमने क्या पढ़ा था, H आयन बढ़ा हो तो H आयन यहाँ मिल गया CO3 के साथ, और क्या हुआ कि pH इंक्रीज हो गई और एसिडोसिस न्यूट्रलाइज हो गया। क्या पढ़ा हमने? लंग्स का। नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स का ही, एल्कोसिस। एल्कोसिस की बात करते हैं। एल्कोसिस में क्या होता है, पीएच हमेशा हमें एल्कोसिस में क्या होती है, पीएच इंक्रीज होती है प्लस जैसे ही पीएच इंक्रीज होगी, हमने क्या पढ़ा था एसिडोसिस में, रेट एंड डेप्थ रेस्पिरेटरी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट प्लस डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे यहाँ पे CO2 को हमें रिटेन करके रखना है। जैसे ही CO2 रिटेन करेंगे तभी पीएच यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगी। जैसे ही बात करते हैं हम, पीएच इंक्रीज हुई, यानी क्या इंक्रीज हुआ, HCO3 इंक्रीज हुआ। तो HCO3 जैसे इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट पर रेट डिक्रीज हुई, डिक्रीज होके क्या करेगी, CO2 को रिटेन करेगी। CO2 को रिटेन करने के बाद में H2CO3 आएगा। क्या आएगा, H2CO3 आएगा, और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड आके HCO3 जो इंक्रीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद में पीएच डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि पीएच न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और जैसे ही बात करते हैं ये लंग्स कितना काम करता है, यानी कितनी देर में काम करता है, तो लंग्स काम करता है 10 से 30 सेकेंड लग जाते हैं इस प्रोसेस करने में। कितने, 10 से
30 सेकंड, यानी कि ये फास्ट एक्टिंग नहीं है। फास्ट एक्टिंग कौन सा है? बफर सिस्टम। हमने शुरू में पढ़ा था फास्ट एक्टिंग बफर सिस्टम है। दूसरा लंग्स है, यानी 10 से 30 सेकंड, यानी 10 से 30 सेकंड से भी जल्दी बफर सिस्टम से पीएच नॉर्मलाइज यानी न्यूट्रलाइज हो जाती है, जो मेंटेन रहता है उसका रेशो वो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एच आयन की ब्लड में, जो किसके द्वारा? किडनी के द्वारा बात करते हैं। 4th नंबर किडनी के द्वारा। अब किडनी के द्वारा बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे अपन? किडनी सबसे पहले स्लोली काम करती है, ये कुछ घंटों से लेकर डेज में काम करती है। कितने घंटों से लेकर डेज में काम करती है? कैसे काम करती है? बात करते हैं एसिडोसिस में। एसिडोसिस हुआ, पीएच क्या हुई? डिक्रीज हुई, प्लस क्या होगा? एच आयन इंक्रीज होगा। एच आयन जैसे इंक्रीज होगा तो ये किस में चला जाएगा? ट्यूबुल्स, रीनल। कौन करता है यहाँ पे? किडनी करेगी ना। किडनी क्या करेगी? रीनल ट्यूबुल्स में एच आयन सीक्रेट होगा, और सीक्रेट होके एच आयन कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन एच आयन बफर सिस्टम, और बफर सिस्टम के साथ कंबाइन होके ये एक्सक्रीट हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं एच आयन किस किस के साथ कंबाइन होगा? एच आयन कंबाइन होगा किसके साथ? सबसे पहले तो कंबाइन होगा किसके साथ? अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ, अमोनिया के अलावा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और एच आयन होगा अमोनिया के साथ। यानी कि जब भी एच आयन बढ़ेगा तो वो फॉस्फोरिक एसिड प्लस एमोनिया के साथ मिलके वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये क्या हुआ? एसिडोसिस में हमने देखा। क्या देखा? पीएच जैसे डिक्रीज हुई, पीएच डिक्रीज होती है तो एच आयन बढ़ते हैं। एच आयन जैसे ही बढ़ेंगे किडनी यहाँ पे मेंटेन करेगी एसिडोसिस को। कैसे करेगी? रीनल ट्यूबुल्स में एच आयन सीक्रेट करा देगी, और एच आयन को किसके साथ? बफर सिस्टम के साथ कंबाइन करके उसको बाहर निकाल देगी एच आयन को। ठीक है, तो एसिडोसिस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कोसिस की। एल्कोसिस की बात करते हैं। एल्कोसिस में क्या होगा? पीएच क्या होगी? इंक्रीज होगी, और क्या होगा? एल्कोसिस में HCO3 बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। HCO3 बढ़ेगा तभी तो पीएच इंक्रीज होगी। हाँ, जैसे HCO3 बढ़ गया पीएच इंक्रीज होगी। पीएच जैसे इंक्रीज हो गई तो अब क्या होगा? किडनी करेगी एल्कोसिस को न्यूट्रलाइज। कैसे करेगी? जैसे ही HCO3 बढ़ेगा तो HCO3 को क्या करेगी? वही ट्यूबुल्स में सीक्रेट करेगी। सीक्रेट करके इसको सोडियम भी रहता है, पता होगा सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूबुल से होता है, तो वहाँ सोडियम भी होता है। सोडियम प्लस HCO3 को किडनी मिला देती है और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में इसको बाहर निकाल देती है। और HCO3 जैसे ही बाहर निकलेगा सोडियम के साथ तो HCO3 कम हुआ, कम होते ही क्या होगा? पीएच डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते ही नॉर्मल आ जाएगी, एल्कोसिस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 4th चीज बची है पोटेशियम के द्वारा कैसे मेंटेन होता है। पोटेशियम के द्वारा कैसे मेंटेन होता है? पोटेशियम की बात करें अपन, पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल? सबसे पहले ब्लड में 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी वैल्यू होती है। किसमें? ब्लड में। ब्लड में इसकी वैल्यू होती है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बात करते हैं पोटेशियम एच आयन को ब्लड में कैसे रेगुलेट करता है। जैसे बात करेंगे एसिडोसिस हुआ, बात करेंगे सबसे पहले एसिडोसिस की। बस अपना आज का टॉपिक खत्म होने वाला है, जस्ट एसिडोसिस की बात करें। एसिडोसिस में क्या होगा? एच आयन इंक्रीज होगा। क्या होगा? एच आयन इंक्रीज होगा। पोटेशियम के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पोटेशियम क्या है? ये इंट्रा सेलुलर मोस्ट कॉमन कैटायन। ये सेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैटायन कौन सा है? पोटेशियम। और सेल के बाहर कौन सा है? सोडियम। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। और एनायन की बात करें तो
इंट्रासेलुलर कौन सा है, फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एसिडोसिस में। एसिडोसिस में क्या होगा, एच आयन इंक्रीज होगी, पीएच डिक्रीज होगी। ठीक है, पीएच डिक्रीज होगी। जैसे ही एच आयन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेल के अंदर क्या है, पोटेशियम। तो एच आयन, ये सेल है, यहाँ पे पोटेशियम है। पोटेशियम क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा और एच आयन होता है ना, एच आयन यहाँ से अंदर जाएगा। हमेशा सेल का नियम है, कुछ चीज सेल के अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक्सचेंज होगा, यानी पोटेशियम और हाइड्रोजन के बीच में। जो एच आयन हाइड्रोजन है वो सेल के अंदर जाएगा, उस सेल के अंदर जाते ही पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो पोटेशियम बाहर हो जाएगा, एच आयन अंदर जाएगा। एच आयन जैसे अंदर जाएगा सेल के अंदर तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट एसिडोसिस होने के कारण वहां पे एसिडोसिस में पोटेशियम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कहाँ पे, हाइपर ब्लड में, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि एसिडोसिस में हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलीमिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एल्कोसिस की। एल्कोसिस में क्या होता है, एच आयन नहीं होता है, और एच आयन अगर आ जाए तो पीएच घट सकती है ना एल्कोसिस की। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें सेल्स के अंदर से पीएच बाहर, यानी कि एच आयन बाहर आएगा और पोटेशियम जो बाहर है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी बचा कुचा भी पोटेशियम सेल के अंदर चला जाएगा और पीएच जो एच आयन है सेल के अंदर का वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे एल्कोसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकेलीमिया, यानी कि जो पोटेशियम बाहर था वो भी एच आयन को रिवर्स करने के लिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पोटेशियम सेल के अंदर चला गया। ठीक है, अब पीएच यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गई। बट अगर पीएच जैसे ही बढ़ती है, कभी भी पीएच बढ़ती है, यानी कि एल्कोसिस कोई सा ही हो, तो एल्कोसिस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एल्कोसिस में क्या चीजें ध्यान रखनी है हमें, कि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है एल्कोसिस में, हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है ब्लड में एल्कोसिस में। किसी भी प्रकार के एल्कोसिस में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। क्यों, रीजन जानते हैं। रीजन ये है कि जब भी एल्कोसिस यानी पीएच इंक्रीज होती है, कभी भी पीएच इंक्रीज होती है तो कैल्शियम आयन क्या होता है, हमेशा प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि कौन सी प्रोटीन, वो भी एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी, एल्बुमिन के साथ अटैच होता है। और अटैच होने के साथ एक कैल्शियम यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होने के कारण यहाँ कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है और एल्कोसिस में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पोटेशियम बाहर और अंदर बाहर आ रहा है। पोटेशियम एक इंट्रासेल्यूलर मोस्ट कॉमन कैटायन है, तो हमें कभी भी दो चीजें वैसे बता देता हूँ मैं, अगर कभी भी हमें पोटेशियम यानी कि एसिड बेस बैलेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि एसिडोसिस और एल्कोसिस देखने को मिल रहा है, तो हमें पोटेशियम को क्लोजली मॉनिटर करना है। क्योंकि पोटेशियम से क्या होता है, एक इंट्रासेलुलर मोस्ट कॉमन कैटायन है, उसके साथ ही वे हार्ट पे भी रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं, अगर हमें एसिडोसिस और एल्कोसिस देखने को मिल रहा है तो हमें रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि एसिडोसिस एल्कोसिस में रेस्पिरेटरी रेट, एसिडोसिस में हमने क्या देखा, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इंक्रीज हो गई और एल्कोसिस में रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज हो गई। इसी वजह से हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्लोजली मॉनिटर करना है एसिडोसिस और एल्कोसिस में। थैंक यू। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में है इसका, एसिडोसिस का, एसिड बेस बैलेंस का, और इतने टॉपिक के लिए थैंक यू। और इसमें हम दो चीज़ें बात करना चाहूँगा मैं लास्ट में, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर कोई कमी रह गई तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। उसके बाद में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत पता चले। थैंक यू दोस्तों।